वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संगम में। आज मैं एक लोकगीत की अनुकृति कविता की ससंदर्भ व्याख्या करूंगी, जिसमें उद्देश्य भी बताऊंगी और संक्षिप्त समीक्षा भी। यह कविता एक लोकगीत की अनुकृति केदारनाथ सिंह द्वारा रचित है। तो चलिए मित्रों, इस कविता की ससंदर्भ व्याख्या करते हैं। आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख और बहुचर्चित कवि केदारनाथ सिंह नई कविता और समकालीन कविता के ऐसे सशक्त हस्ताक्षर हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं में लोक जीवन, प्राकृतिक, मानवीय संवेदना, भाषा, संस्कृति तथा बदलते सामाजिक यथार्थ को अत्यंत ही सहज, प्रतीकात्मक और कलात्मक ढंग से अभिव्यक्त किया है। मतलब यह अपनी जो रचना है उसमें क्या क्या डालते हैं, लोक जीवन को डालते हैं, मतलब हमारे सामाजिक जीवन के बारे में बताते हैं, प्राकृतिक बताते हैं, मानवीय संवेदना, भाषा को बताते हैं, संस्कृत और बदलते सामाजिक यथार्थ, जो हमारे समाज में बदलाव हो रहा है उसकी वास्तविकता को बताते हैं। उनकी कविता एक लोकगीत की अनुकृति उनके तीसरे प्रसिद्ध काव्य संग्रह यहाँ से देखो में संकलित है। कौन सी काव्य संग्रह में यह कविता संग्रहित है, लोकगीत की अनुकृति? तो यहाँ से देखो में, जिसका प्रकाशन कब हुआ था? 1983 ईस्वी में हुआ था। यह वह समय था जब भारत में तीव्र शहरीकरण, औद्योगिकरण और आधुनिक जीवन शैली के कारण लोक संस्कृति, प्रकृति और मानवीय संबंधों का क्षरण हो रहा था। मतलब मानवीय संबंधों में क्या हो रहा था? फासला आ रहा था। किसके कारण? तो आधुनिक जीवन शैली के कारण। इस पृष्ठभूमि में कवि ने लोकगीत की शैली का सहारा लेकर प्राकृतिक प्रेम, पर्यावरण संरक्षण, मानवीय संवेदना, प्रेम, निष्ठा तथा सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा का संदेश दिया है। यह कविता लोक जीवन की सरलता और आधुनिक जीवन की जटिलताओं के बीच एक सशक्त सेतु का कार्य करता है, मतलब एक पुल का कार्य करता है यह कविता, तथा आज भी अपनी मानवीय चेतना और जीवन मूल्यों के कारण ही अत्यंत प्रासंगिक मानी जाती है। आज भी लोगों में उतनी ही चर्चित है यह कविता जो पहले थी। कब? 1983 ईस्वी में। संदर्भ है, प्रस्तुत पंक्तियां आधुनिक हिंदी कविता के प्रसिद्ध कवि केदारनाथ सिंह द्वारा रचित कविता एक लोकगीत की अनुकृति से उद्गृत है। यह कविता उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह यहाँ से देखो में संकलित है, जिसका प्रकाशन कब हुआ था? 1983 ईस्वी में। यह काल तीव्र आधुनिकीकरण, पर्यावरणीय संकट और लोक संस्कृति के क्षरण का समय था। पंक्ति को देखिए आप यहाँ पे, तो क्या है कि आम की सोर पर मत करना वार, नहीं तो महुआ रात भर रोएगा जंगल में। प्रसंग क्या है? तो इस पंक्ति में कवि लोक जीवन, प्राकृतिक और मनुष्य के गहरे संबंध को लोकगीत की शैली में व्यक्त करता है। कवि चेतावनी देता है कि प्राकृतिक का एक भी अंग नष्ट होगा तो उसका प्रभाव पूरे प्राकृतिक संसार पर पड़ेगा। आप लोग देख रहे हैं कि आज कैसे पर्यावरण संकट दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? आधुनिकीकरण, शहरीकरण की वजह से। वह इस कविता में जिक्र किया गया है। यह कविता उस समय भी उतनी ही प्रासंगिक थी जितना आज है। व्याख्या क्या है? तो कवि कहते हैं कि आम के पेड़ की नई कपोल, जो कपोल होते हैं, नए पत्ते या मंजीरिया पर प्रहार मत करो। यदि ऐसा करोगे तो केवल आम का पेड़ ही नहीं बल्कि जंगल का महुआ भी दुखी होकर पूरी रात रोएगा। यहाँ महुआ का रोना यह संकेत देता है कि प्राकृतिक का प्रत्येक तत्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। किसी एक वृक्ष को हानि पहुंचाना पूरे जो पर्यावरण को पीड़ा पहुंचाना है। कवि मनुष्य को प्रकृतिक के प्रति संवेदनशील बनाने की सीख देते हैं। मतलब प्रकृति के प्रति उसका भाव हो, वो प्रकृति के प्रति संवेदनशील हो मनुष्य। जैसे हम एक मनुष्य को देख के उसके दुख का अनुभव करते हैं, यदि हम पर्यावरण को चोट पहुंचा रहे हैं तो पर्यावरण को भी देख के हम उस पर्यावरण के दुखों का अनुभव करें। यही कवि यहाँ बता रहे हैं। विशेष क्या है? तो प्राकृतिक के मानवीकरण का सुंदर उदाहरण है। लोकगीत की सहज और भावपूर्ण शैली है। पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया है। परिस्थिति संतुलन की भावना, जो परिस्थिति है, जो इकोसिस्टम है, उसकी संतुलन की भावना अर्थात उसके संतुलन को बनाए रखने का भी बात किया गया है। दूसरी पंक्ति है, कच्चा बांस भी काटना मत, नहीं तो सारी बांसुरियां हो जाएगी बेसुरी। प्रसंग कवि यहाँ प्राकृतिक और कला के गहरे संबंध को स्थापित करते हैं। व्याख्या क्या है? तो कवि कहते हैं कि कभी भी कच्चे या अपरिपक्व बांस को मत काटो। यदि ऐसा किया जाएगा तो उससे बनने वाली सभी बांसुरियां अपना मधुर स्वर खो देगी। यहाँ कच्चा बांस केवल एक व्यक्ति के विकास को रोक देना, भविष्य की संभावनाओं को नष्ट कर देता है। बांसुरी का बेसुरा हो जाना जीवन में सौंदर्य, संगीत और सांस्कृतिक के समाप्त होने का संकेत है। विशेष क्या है? बांस और बांसुरी का प्रभावशाली प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है। लोक सांस्कृतिक और संगीत का चित्रण है। धैर्य और प्राकृतिक विकास का संदेश है। प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है।
आगे पंक्ति है, कल जो मिला था राह में हैरान परेशान, उसकी पूछती हुई आंखें भूलना मत, नहीं तो सांझ का तारा भटक जाएगा रास्ता। प्रसंग है, कवि यहाँ मानवीय संवेदना और सामाजिक उत्तरदायित्व का संदेश दे रहे हैं। व्याख्या है, कवि कहते हैं कि यदि मार्ग में कोई दुखी, परेशान या असहाय व्यक्ति मिले तो उसकी पीड़ा को कभी मत भूलना। उसकी आंखों में जो सहायता की पुकार है उसे अनदेखा मत करना। यदि मनुष्य दूसरे के दुख से मुंह मोड़ लेगा तो संसार का नैतिक संतुलन बिगड़ जाएगा। हमें दूसरे का दुख से कभी, या उस व्यक्ति जो परेशान है उसको देख के हमें उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उसके दुखों के हमें भी भागीदारी बनना चाहिए। उससे दुखों की जो मनुष्य मुंह मोड़ लेते हैं, आजकल जो आधुनिक युग के मनुष्य हैं वो किसी भी दुखी व्यक्ति को देखते हैं तो छोड़ देते हैं। उनसे मुंह नहीं मोड़ के हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि यदि हम उनकी सहायता नहीं करेंगे तो हमारे बीच का जो संतुलन है, खाई है, वो बढ़ते जाएगा, बिगड़ जाएगा। सांझ का तारा भटक जाएगा एक प्रतीक है जिसका अर्थ है कि जीवन की दिशा, मानवीय मूल्य और नैतिकता खो जाएगी। कवि यह बताते हैं कि दूसरों के दुखों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, मनुष्य होने का सबसे बड़ा गुण है। विशेष क्या है? करुणा और मानवीय संवेदना का चित्रण है। सांझ का तारा दिशा और आशा का प्रतीक है। लोक जीवन के माध्यम से मानवीय मूल्यों की स्थापना हुई है। प्रतीकात्मक और भावात्मक शैली है। पंक्ति है, किसी को प्यार करना तो चाहे चले जाना 7 समुंदर पार, पर भूलना मत कि तुम्हारी देह ने एक देह का नमक खाया है। प्रसंग है, कवि प्रेम संबंध और मानवीय निष्ठा का संदेश देते हैं। व्याख्या है, कवि कहते हैं कि यदि किसी से प्रेम करते हो तो जीवन में कहीं भी चले जाओ, चाहे 7 समुंदर पार ही क्यों ना बस जाओ, लेकिन अपने संबंधों, अपने प्रेम और अपने मूल को कभी मत भूलना। देह ने एक देह का नमक खाया है का अर्थ है कि मनुष्य अनेक संबंधों, उपकारों, प्रेम और आत्मीयता से जुड़ा होता है, इसलिए उसे अपने संबंधों के प्रति ईमानदार और कृतज्ञ रहना चाहिए। नमक यहाँ विश्वास, आत्मीयता और जीवन भर निभाए जाने वाले संबंधों का प्रतीक है। विशेष क्या है तो नमक निष्ठा, कृतज्ञता और संबंधों का सशक्त प्रतीक है। लोक जीवन की नैतिकता का चित्रण है। प्रेम का मानवीय और सांस्कृतिक रूप है। कविता का अत्यंत मार्मिक और प्रभावशाली समापन है। केदारनाथ सिंह की कविता एक लोकगीत की अनुकृति की समीक्षा है। केदारनाथ सिंह की एक लोकगीत की अनुकृति उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह यहाँ से देखो में संकलित एक अत्यंत महत्वपूर्ण कविता है। यह कविता लोकगीत की सरलता, लय और आत्मीयता को आधुनिक जीवन की जटिल समस्याओं से जोड़ती है। 1983 का भारत तीव्र शहरीकरण, औद्योगिकरण और उपभोक्तावाद और वैज्ञानिक प्रगति की ओर बढ़ रहा था। इन परिवर्तनों के कारण ही मनुष्य धीरे धीरे अपनी लोक सांस्कृतिक, प्राकृतिक, पारिवारिक संबंधों और मानवीय संवेदनाओं से दूर होता जा रहा था। केदारनाथ सिंह ने इसी सामाजिक और सांस्कृतिक संकट को अनुभव करते हुए इस कविता की रचना की है। इसलिए यह कविता केवल लोकगीत का ही पुनर्सृजन नहीं, बल्कि आधुनिक समाज के लिए एक नैतिक और सांस्कृतिक संदेश भी है। कविता का मूल स्वर प्राकृतिक लोक जीवन और मनुष्य के पारस्परिक संबंधों को सुरक्षित रखने का है। कवि आम की सोर, महुआ, कच्चा बांस और बांसुरी जैसे लोक जीवन की जुड़े प्रतीकों के माध्यम से बताते हैं कि प्राकृतिक का प्रत्येक तत्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यदि मनुष्य प्राकृतिक का अंधाधुंध दोहन करेगा तो उसका दुष्प्रभाव पूरे जीवन पर पड़ेगा, मतलब पूरे समाज, पूरे पर्यावरण पर पड़ेगा। इस प्रकार कविता 1980 के दशक में बढ़ते पर्यावरणीय संकट के प्रति चेतावनी भी है। कविता का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है मानवीय संवेदना। कवि राह में मिले दुखी और परेशान व्यक्ति की आंखों को भूलने से मना करते हैं। यह संदेश उस समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण था जब महानगरीय जीवन में मनुष्य अधिक आत्मकेंद्रित होता जा रहा था। कवि का मानना है कि यदि समाज दूसरों के दुख दर्द के प्रति संवेदनशील नहीं रहेगा तो जीवन की नैतिक दिशा खो जाएगी, सांझ का तारा भटक जाएगा। इसी नैतिक संकट का प्रतीक है। कविता का अंतिम भाग प्रेम, विश्वास और संबंधों की गरिमा को अत्यंत ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। तुम्हारी देह ने एक देह का नमक खाया है। यह पंक्ति पूरे कविता का भावात्मक केंद्र है। यहाँ नमक केवल भोजन का नहीं, बल्कि निष्ठा, कृतज्ञता, आत्मीयता और मानवीय संबंधों का प्रतीक है। कवि यह संदेश देते हैं कि आधुनिक जीवन की भागदौड़ में चाहे मनुष्य कहीं भी चला जाए, उसे अपने संबंधों, अपने लोग और अपनी सांस्कृतिक जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। शिल्प की दृष्टि से यह कविता अत्यंत ही प्रभावशाली है। इसमें लोकगीत की लय, मुक्त छंद, सरल और बोलचाल की भाषा है। प्रतीकात्मक, मानवीकरण
तथा लोकबिंबों का अत्यंत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। कविता में उपदेशात्मकता नहीं है बल्कि आत्मीय आग्रह है, जिससे इसका प्रभाव और भी गहरा हो जाता है। 1983 की पृष्ठभूमि में यह कविता भारतीय समाज के सामने उपस्थित सांस्कृतिक संकट, पर्यावरणीय असंतुलन, टूटते मानवीय संबंधों और लोक संस्कृति के क्षरण के प्रति एक गंभीर चेतावनी है। कवि आधुनिकता का विरोध नहीं करते हैं, बल्कि यह चाहते हैं कि विकास के साथ साथ मनुष्य अपनी संवेदना, प्राकृतिक प्रेम और सांस्कृतिक मूल्यों को भी सुरक्षित रखे। निष्कर्ष, इस प्रकार एक लोकगीत की अनुकृति केवल एक लोकधर्मी कविता नहीं है, बल्कि आधुनिक भारतीय समाज के लिए एक सांस्कृतिक घोषणा पत्र है। इसमें केदारनाथ सिंह ने लोक जीवन की सहजता, प्रकृति के प्रति सम्मान, मानवीय करुणा, प्रेम, निष्ठा और सांस्कृतिक मूल्यों को अत्यंत ही कलात्मक ढंग से प्रभावित किया है। 1983 में जितनी यह कविता सार्थक थी, आज भी पर्यावरणीय संकट, सामाजिक विघटन और मानवीय संवेदनाओं के क्षरण के दौर में भी इसकी प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। यही इस कविता की सबसे बड़ी साहित्यिक उपलब्धि और अस्थायी महत्ता है। कविता एक लोकगीत अनुकृति की उद्देश्य देखिए। केदारनाथ सिंह की कविता एक लोकगीत की अनुकृति का मुख्य उद्देश्य है आधुनिक समाज को लोक जीवन, प्राकृतिक और मानवीय मूल्यों के महत्व का बोध कराना। 1983 के समय भारत में तीव्र शहरीकरण, औद्योगिकरण और आधुनिक जीवन शैली के कारण मनुष्य अपनी सांस्कृतिक जड़ों, प्राकृतिक और परंपराओं, संबंधों से दूर होता जा रहा था। कवि लोकगीत की यह शैली के माध्यम से यह संदेश देते हैं कि प्राकृतिक का प्रत्येक तत्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसका संरक्षण करना मनुष्य का नैतिक दायित्व है। साथ ही वे प्रेम, विश्वास, संवेदना, कृतज्ञता और मानवीय रिश्तों की गरिमा को बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं। कवि यह भी स्पष्ट करते हैं कि विकास तभी सार्थक है जब उसके साथ लोक सांस्कृतिक, पर्यावरण और जड़ों, प्रकृति और सामाजिक दायित्वों के प्रति जागरूक करना तथा उससे अधिक संवेदनशील, नैतिक और मानवीय बनाना है। कविता की प्रासंगिकता। केदारनाथ सिंह की यह कविता आज के समय भी पहले से अधिक प्रासंगिक है। वर्तमान युग में पर्यावरण प्रदूषण, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, बढ़ता शहरीकरण और उपभोक्तावादी जीवन शैली के कारण ही प्राकृतिक और मनुष्य के बीच की दूरी लगातार बढ़ रही है। ऐसी परिस्थितियों में यह कविता हमें प्रकृति के संरक्षण, लोक संस्कृति के सम्मान और मानवीय मूल्यों की रक्षा का संदेश देती है। कविता यह सिखाती है कि विकास के दौर में अपने संबंधों, अपनी सांस्कृतिक और अपनी नैतिक दायित्व को नहीं भूलना चाहिए। देह ने एक देह का नमक खाया है जैसे पंक्ति आज भी हमें कृतज्ञता, निष्ठा और प्रेम की याद दिलाती है। इसलिए यह कविता केवल 1983 के सामाजिक संदर्भ तक सीमित नहीं है, बल्कि आज के वैश्वीकरण, पर्यावरणीय संकट और सामाजिक विघटन के दौर में भी उतनी ही सार्थक, प्रेरणादायक और प्रासंगिक बनी हुई है। यह थी मित्रों एक लोकगीत की अनुकृति कविता के बारे में। आशा करती हूँ कि यह कविता आपको पसंद आए। कविता की व्याख्या, संदर्भ सब बताया जा चुका है। तो यदि कोई भी प्रश्न आए तो आप आसानी से इस कविता की व्याख्या कर सकते हैं, समीक्षा कर सकते हैं, उद्देश्य, प्रासंगिकता क्यों है, सब बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।